दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कहानी के एक और नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत करूं मैं उससे पहले आपको एक वाक्य बताता हूं। एक शख्स को किसी एक नंबर से फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला आदमी का नाम है ऋषभ शर्मा। ऋषभ शर्मा जिसे फ़ोन करता है उसे फ़ोन पर क्या कहता है, सबसे पहले आप वो सुनिए। वो कहता है कि अभी तो मैं कह रहा हूँ, तू 15 दिन का इंतज़ार कर। अगर तुझे टांगों से पकड़ कर ना पटका तो मेरा नाम भी ऋषभ नहीं। अब देखना, तुझे राजगढ़ आना पड़ेगा। तू गलत आदमी से उलझ गया है। मैं तुझे गारंटी देता हूँ कि तू भूल जाएगा कि तू कौन है। मैं तेरी नौकरी खा जाऊँगा, तुझे भी मैं खा जाऊँगा। तेरी माँ जिंदा रहते हुए मर जाएगी। तेरा बाप तुझे 5 साल की उम्र में छोड़कर चला गया था। मैं गारंटी देता हूँ कि तू तो जिंदा ही मर जाएगा। तू इस बात को रिकॉर्ड कर ले। तुझे जो मेरे साथ किया है उसका तू ज़िंदगी भर अंजाम भुगतेगा। तुझे मारूंगा नहीं, मैं ज़िंदा रखूँगा। अब सोचिए कि ये कैसी लाइन है। और फ़ोन करके कोई किसी आदमी को इस तरह की धमकी दे रहा है तो दुश्मनी का लेवल क्या है, आप इसका अंदाज़ा लगाइए। लेकिन ये दुश्मनी किसी की और किसके बीच है? ऋषभ तो धमकी देने वाला है, ये बात समझ में आ गई। लेकिन ऋषभ धमकी किसे दे रहा है, ये मामला क्या है? आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको पूरा वाक्य सुनाते हैं। और यह कहानी बहुत ही शॉकिंग है, बहुत ही हैरान करने वाली। एक शख्स है जिसका मूल निवासी है राजस्थान के अलवर में, अलवर के राजगढ़ में, और उसकी नौकरी है जयपुर में। जयपुर में यह एक बैंक में अच्छी पोस्ट पर तैनात है, अच्छे पोस्ट पर है, सेल्स हेड है। तो जयपुर में ही रहना होता है, क्योंकि अलवर और जयपुर रोज़ अप डाउन तो नहीं कर सकते, तो जयपुर में ही रहना होता है। बीच बीच में जयपुर से अलवर अपने घर आते हैं। परिवार में 2 बच्चे हैं, बीवी है, माँ है, तमाम लोग हैं। बीच बीच में अलवर वापस आते हैं और फिर अलवर से जयपुर भी जाते हैं। यह सिलसिला चलता रहता है। और जब ये जयपुर रहते हैं तो पत्नी और बच्चे भी कई बार अलवर से जयपुर जाते हैं। आप सबको पता होगा कि जो भी लोग इस तरह के फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग करते हैं वो कोशिश करते हैं कि अलग अलग टैक्सी ड्राइवर, अलग अलग गाड़ी वालों को कांटेक्ट ना करें, बल्कि किसी एक जानकार, कोई एक ऐसा टैक्सी ड्राइवर जो उनकी छोटी मोटी नीड्स का ख्याल रखे, ऐसे किसी टैक्सी ड्राइवर से वो डील कर ले और जब भी ज़रूरत पड़े उसे फ़ोन कर ले। यह एक टाइप ऑफ कंपेबिलिटी है, यानी किसी के साथ किसकी बनती है। तो यह जो बैंक मैनेजर साहब है और इनके जो परिवार के लोग हैं, इनके साथ ऋषभ शर्मा नाम की एक टैक्सी ड्राइवर की मुलाकात होती है। आज 2026 के शुरुआती महीनों में हम हैं और मुलाकात होती है 2025 के शुरुआती दिनों में। ऋषभ शर्मा एक टैक्सी ड्राइवर है। वो किसी ऐप के ज़रिए बातचीत होती है और उसे बुलाया जाता है अलवर से जयपुर जाने के लिए। इसके बाद जब जब जयपुर जाना होता या अलवर वापस आना होता, बैंक मैनेजर साहब ऋषभ को बुला लेते। और जब भी किस बैंक मैनेजर साहब की पत्नी जो है वो जयपुर जाती अपने पति से मिलने, तो वो भी ऋषभ को बुला लेती। कुल मिलाकर ऋषभ जो है बहुत भरोसेमंद है और सब कुछ बढ़िया है। अभी कुछ समय पहले एक बार जयपुर से बैंक मैनेजर साहब जो हैं वो अलवर लौट रहे थे। उन्होंने हमेशा की तरह ऋषभ को फ़ोन किया। ऋषभ जयपुर में उनको पिकअप करने के लिए आ गया और अलवर वह वापस आने लगे। रास्ते में बैंक मैनेजर साहब को थोड़ी नींद आ रही थी, झपकी सी आ रही थी, तो वो पीछे की सीट पर बैठे हुए थे। तो आंख बंद करके सीट पर वो लेटे हुए थे, मतलब बैठे बैठे जैसे आदमी आंख बंद करके पीछे टेका लगाकर लेट रहा होता है। तो काफ़ी देर से उसी मुद्रा में थे। उनकी हालत में उन्होंने बहुत गहरी नींद में नहीं आई थी। ऐसा नहीं था कि कोई खर्राटे लग रहे हों और बिल्कुल सपने देख रहे हों। आदमी थोड़ा सा उनिंदा सा होता है, हर बार जो है बहुत गहरी नींद में नहीं सोता। आसपास की आवाज़ें कान में पड़ रही थी, तो वो ऐसे ही लेटे हुए थे और आसपास की आवाज़ें कान में पड़ रही थी। जो फ़ोन आ रहे थे ऋषभ के पास, या ऋषभ जिसके फ़ोन कर रहा था, वो सब उनको सुनाई दे रहा था। इसी बीच उन्होंने सोते सोते ये नोटिस किया कि ऋषभ ने गाड़ी चलाते हुए किसी को फ़ोन किया और फ़ोन के दूसरी तरफ जो है कोई एक लड़की थी जिससे ऋषभ शर्मा की बातचीत हो रही थी। शुरू में बैंक मैनेजर साहब को इसमें कुछ भी अनयूजुअल नहीं लगा। थोड़ी देर बाद ऋषभ अपनी आवाज़ में थोड़ी और लो करके, थोड़ा और टोन नीचे करके वो उस लड़की को यह कहने लगा कि तेरा हस्बैंड मेरे साथ है, गाड़ी में बैठा हुआ है। अगर तू कहे तो मैं अभी आज ही इसको ठिकाने लगा दूँ। पीछे सोया पड़ा है, इसको कुछ पता नहीं है हमारे बारे में। इस तरह की बातें ऋषभ कर रहा था। यह बात जैसे ही बैंक मैनेजर साहब के कानों में पड़ी, उनके रोंगटे खड़े हो गए। समझ लीजिए चलती गाड़ी में ही पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उनको समझ में नहीं आया कि यह मैंने क्या सुन लिया। फिर उनको लगा कि यह क्या चक्कर है, तेरा पति मतलब मेरी बीवी से बात हो रही है क्या? वो अलर्ट हो गए, लेकिन उन्होंने आंख नहीं खोली। उन्होंने समझदारी दिखाई, थोड़ा इधर उधर किया और फिर अपने मोबाइल का रिकॉर्डर उन्होंने ऑन कर लिया। कोशिश की कि भरसक रिकॉर्डर
मैं जो माइक का मुंह है, माइक का जो पॉइंट है वो उस ऋषभ की तरफ ही रखे, ताकि ऋषभ जो भी बातचीत कर रहा है वो रिकॉर्ड होता रहे। और ये सारी बातचीत का एक बड़ा पर्सनल जो है वो उनके मोबाइल में रिकॉर्ड भी हुआ चलती गाड़ी में। और इसके बावजूद वो नॉर्मली जब घर पहुँचे तो वहाँ उतर गए, ऋषभ को रुपए पैसे दिए, ओके सर थैंक यू, ये सब हुआ, ऋषभ चला गया। अब आप सोचिए उस आदमी के दिलो दिमाग पर क्या गुजर रही होगी, जिसे यह पता चला कि उसकी वाइफ एक टैक्सी ड्राइवर के साथ इन्वॉल्व है। और ड्राइवर ना सिर्फ उसकी वाइफ से बात कर रहा है, उसके साथ बेहद नज़दीक भी है, बल्कि यह भी प्लान कर रहा है कि उसकी वाइफ के साथ मिलकर कि खुद को उसे ठिकाने लगा दे। बैंक मैनेजर साहब जो हैं वो अंदर से बिल्कुल दहल गए, हिल गए, लेकिन उन्होंने अपनी इमोशन को कंट्रोल किया और कुछ भी अपने घर में जाहिर नहीं होने दिया। थोड़ा सोचा, प्लान किया कि क्या करना है, कैसे करना है। इसके बाद उन्होंने जो है अपनी पत्नी को कंफर्ट किया और बोले कि क्या मामला है, मतलब ऐसा ऋषभ के साथ क्या चल रहा है। तो पहले तो उसने मना किया, लेकिन फिर जब ये मोबाइल की रिकॉर्डिंग उसने अपनी पत्नी को सुनाया तो अपनी पत्नी को, तो इसके बाद पत्नी जो है वो जाहिर है जब तक था राज तब तक था राज। जब राज खुल गया तो वो खुलकर सामने आई। उसने कहना शुरू कर दिया कि तुमने आज तक ज़िंदगी में मुझे दिया ही क्या है, तुमसे मुझे धोखा ही मिला है, तुम बिल्कुल नालायक हो, निकम्मे हो। मैं तो ऋषभ से ही प्यार करती हूँ, उसी के साथ रहूँगी, 2 बच्चों की माँ, भरा पूरा परिवार। सोचिए इसके बाद जो पत्नी है उसका नाम है अर्चना, वो ऋषभ के साथ जो है कुछ समय के लिए एलोप हो गई, भाग गई। और अपने साथ जो है 2 बच्चे हैं, उनमें से जो छोटा बच्चा है उसकी उम्र 2 साल की है, उसे अपने साथ ले गई, रुपए पैसे ये सब कुछ लेकर चली गई। जब इतना सब कुछ हो गया तो बैंक मैनेजर साहब को भी सामने आना पड़ा। उन्होंने पुलिस में शिकायत की। पुलिस में जो शिकायत की उस शिकायत में उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी के साथ जो है एक लड़का इन्वॉल्व है और उनकी पत्नी के साथ जाती हुई है, रेप हुआ है। वो इसलिए बताया क्योंकि पत्नी जब एक बार एलोप हुई, भाग गई घर से, उसके बाद वापस आ गई थी और वापस आकर उसने सब कुछ पैचअप करने की और चीज़ें नॉर्मल करने के लिए वादा किया था, क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि ऋषभ के साथ रहूं या क्या करूं। तो ऐसे में जब घर वालों ने उससे ये कहा कि ये तो बहुत गलत हुआ और ऋषभ तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, हमारे साथ भी कर रहा है, तो उस पर रेप का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये कन्विंस हो गई, ठीक है मैं रेप का मुकदमा दर्ज हो। तो हालांकि देखा जाए तो ये एग्जैक्ट रेप नहीं है। रेप में हमारे दिमाग में छवि यही है कि किसी लड़की को अगवा किया या उसके साथ कोई ज्यादती कर दी, लेकिन यह कैजुअल रिलेशनशिप था। लेकिन इस तरह के भी बहुत सारे मामले आते हैं, आपने सुना होगा, देखा होगा कि जहाँ कैजुअल रिलेशनशिप है लेकिन उसके बाद में लड़की जो है वो कहती है कि मेरे साथ ज्यादती हो गई है। ये कुछ वैसा ही मामला था। अब मुकदमा ससुराल वालों के कहने पर दर्ज हो गया, लेकिन जब कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने CRPC की धारा होती है 164, अब तो ये CRPC की नहीं चेंज हो गया है, तो धारा भी शायद बदल गई होगी। उसके तहत जब बयान दर्ज कराया था मजिस्ट्रेट के सामने, जिसमें विक्टिम अपनी पीड़ा बताते हुए ये पूरी कहानी सुनाती है कि कैसे उसे ल्यूर करके धोखे देके ऋषभ शर्मा ने उसके साथ ज्यादती की। जब यह वक्त आया तो यह पता चला कि अर्चना जो है अपनी शिकायत से मुकर गई। कहा कि नहीं साहब, मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई है, कोई रेप नहीं हुआ है। अच्छा, मुकरना बहुत स्वाभाविक था, इसलिए क्योंकि अर्चना तो ऋषभ के साथ रिलेशनशिप में थी और वो पति और बच्चों के होते हुए भी प्रेम संबंध था। तो जहाँ प्रेम संबंध वाली बात थी, ऋषभ के प्रति उसका लगाव झुकाव, तो वो रेप का मुकदमा बेशक उसने दर्ज करा दिया था, लेकिन उस पर वो कामयाब नहीं रहती। तो उसने जब मजिस्ट्रेट के सामने बयान लिखवाया कि बारी आई तो वो इससे मुकर गई। इसके बाद जो चीज़ें लगातार कड़वी होती गई, धमकियों का सिलसिला चल पड़ा। खासकर जो ऋषभ और अर्चना है वो बैंक मैनेजर साहब को बहुत ज़्यादा धमकाने लगे और आखिरकार धमकी देते हुए अर्चना है बैंक मैनेजर साहब की वाइफ, उसने बाकायदा कोर्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया है कि मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती और पति से मुझे तमाम शिकायतें हैं, और अलगाव तलाक के लिए मुकदमा दर्ज करा और एल्यूमिनी के तौर पर जो है 50 लाख मांगे। अब आप सोचिए, जहां वाइफ खुद किसी के साथ इन्वॉल्व है, उसके साथ उसकी चैट बातचीत सब पति के हाथ लग गई, तो पति ने खुद अपने कानों से सुन लिया। इस तरह के मामले में महिला 50 लाख मांग रही है और इंटीमिटी कर रही है कि अगर नहीं दिए तो जान से मरवा दूंगी। तो इन सारी चीज़ों की रोशनी में जब बैंक मैनेजर ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई तो पुलिस ने जो है इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया, यानी पत्नी को और उसके प्रेमी को। लेकिन गिरफ्तार होने से पहले ऋषभ ने फ़ोन करके जिस तरह से बैंक मैनेजर को धमकाया, वो अपने आप में एक खतरनाक बात थी। और वही बात मैंने आपको इस पेशकश के शुरुआत में आप लोगों को सुनाई, जिसमें
मैंने आपको बताया कि किस तरह से ऋषभ ने फ़ोन करके बैंक मैनेजर को धमकी दी और कहा कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बल्कि जीते जी तुम्हारे हालत ऐसा कर दूंगा कि तुम जीने लायक नहीं रहोगे। फिर उसने कहा कि तुम्हारी नौकरी भी खा जाऊंगा, तुम्हें खा जाऊंगा, तुम्हारी माँ को भी मार दूंगा। मतलब कोई इंसान जब किसी के साथ दुश्मनी में आगे बढ़ता है तो कितना पागल हो जाता है और गुस्से में किस कदर अपने आप को से वो बाहर चला जाता है, यह बातचीत उसका सबूत है। तो बहुत ही शॉकिंग स्टोरी है, जिसमें एक पत्नी की पोल जो है चलती कार में तब खुल गई जब उस कार में बैठे ड्राइवर उस कार के ड्राइवर कर रहा और ड्राइविंग उस शख्स की पत्नी से बात कर रहा था और उस शख्स ने सारी बातें सुन ली और उसे रिकॉर्ड कर ली। तो ये थी पूरी कहानी। थैंक्स पुलिस। इस पूरे मामले में कोई ऐसा क्राइम नहीं हुआ, ऐसा मर्डर या अटेम्प्ट टू मर्डर जैसा, लेकिन जिस तरह से की बातें हो रही है इस मामले में पुलिस का इंटरवेंशन हो चुका है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वैसा नहीं होगा। लेकिन जिस तरह का यह घटनाक्रम है वो बहुत ही शॉकिंग है और बहुत ही डरावना भी है। इस पूरे एपिसोड पर, इस पूरे घटनाक्रम पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की कहानी में इतना ही। हम मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।